जय हिंद। आज के इस सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अभी तक के पुराने वीडियोस में हमने केमिकल रिएक्शंस खत्म किया वन शॉट में, उसके सारे क्वेश्चंस फिनिश किए वन शॉट में, और इससे पहले हमने फिनिश किया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे उनकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने से पहले अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको फुल कोर्स मिलने वाला है इस चैनल पे, क्लास 10th का, क्लास 9th का, बोर्ड एग्जाम से पहले वन शॉट में, जो कि हम बहुत ही जल्दी कवर कर रहे हैं और बहुत ही डिटेल्ड मैनर में कवर कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे क्लास 10 साइंस की बात करता हूँ तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी के एक एक लाइन पढ़नी है, जो कि आपको वन शॉट वीडियो में मैं जो स्लाइड्स बनाता हूँ, जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन से मैं कंटेंट उठाता हूँ, कोई भी चीज मिस नहीं होती है। और आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ने के बाद आपको उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि इंटेक्स क्वेश्चन है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। अगर आप इतना कर लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपको बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही सिंपल है क्लास 10 में मार्क्स स्कोर करना, सिर्फ एनसीईआरटी को पकड़े रहिए और वही मैं करता हूँ। सिर्फ एनसीईआरटी को ही मैं पकड़ता हूँ और उसका कंटेंट ही यहाँ पर डिलीवर करता हूँ कम टाइम में, डिटेल्ड मैनर में। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें कि हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। इंटेक्स क्वेश्चंस पेज नंबर 8। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लेके आ रहा है हमारे लिए। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस है, ठीक है। 3 टेस्ट ट्यूब दे दिए। टेस्ट ट्यूब आपने अपने लैब में देखे होंगे। तो एक में वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, एक में एसिड है और एक में बेस है। उसके बाद हमें दे दिया गया है सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर। अब हमें डिसाइड करना है, हमें बताना है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा वाटर है। ठीक, तीनों एक ही कलर के हैं, हम ऐसे देख के पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब ए है, एक टेस्ट ट्यूब बी है और एक टेस्ट ट्यूब सी है। ठीक है, इस टाइप के होते हैं टेस्ट ट्यूब्स। ठीक, हमें रेड लिटमस पेपर दे दिया गया। रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर कैसे काम करता है? अगर रेड लिटमस पेपर को हम बेस में डालते हैं, अगर रेड लिटमस पेपर को हम बेस में डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है? वो ब्लू हो जाता है। बेस में डालने पे वो ब्लू हो जाता है। ठीक, तो मान लेते हैं कि जो ए वाला है टेस्ट ट्यूब, इसमें वाटर है, बी वाले में बेस है और सी वाले में एसिड है। ठीक, रेड लिटमस पेपर को वाटर में डालेंगे, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। बेस में जब डालेंगे तो क्या होगा? ये ब्लू हो जाएगा, ये लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। जब एसिड में डालेंगे तो भी नो चेंज। तो अब हमें पता चल गया कि एक कंटेनर में बेस है, उसको अलग कर लिया, इस कंटेनर को उठाया और अलग कर लिया। ठीक, हमें पता चल गया इसमें तो बेस है। अब ये बताना है कि किसमें, इसमें वाटर है या इसमें वाटर है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर हमें मिल गया। अब ब्लू लिटमस पेपर का क्या काम है? ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड में जाता है, जब एसिड में जाता है तो वो रेड हो जाता है, ब्लू टू रेड इन एसिड, एसिड में ब्लू टू रेड। ठीक, तो अब वाटर में डालोगे तो नो चेंज, जब एसिड में डालोगे तो ये रेड हो जाएगा। ठीक, एसिड में डालने पे ये रेड हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसमें एसिड है। बेस का पता चल गया, एसिड का पता चल गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ए कंटेनर है इसमें क्या होगा? वाटर होगा। तो ये इतना सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आपको टेस्ट करना है और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लिटमस पेपर का क्या काम है। ये रहा इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट डिप द रेड लिटमस पेपर इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट ट्यूब। बोल रहा है सबसे पहले लिटमस पेपर को हर एक टेस्ट ट्यूब में डालिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जिसमें वो ब्लू हो जाएगा वो कौन सा सोल्यूशन होगा? बेसिक सोल्यूशन होगा। फिर उस ब्लू लिटमस पेपर को रिमेनिंग 2 में डालिए, जिसमें वो रेड हो जाए वो एसिडिक है, और जो बचा हुआ है जिसमें कि कोई कलर चेंज नहीं हो रहा वो वाटर है। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन। कमिंग ऑन टू इंटेक्स क्वेश्चंस, पेज नंबर 22। बोल रहा है
Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? हमें सीधी सी बात ये पता है कि ब्रास और कॉपर मेटल के बने होते हैं और मेटल प्लस एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, मेटल प्लस एसिड आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें कभी भी कर्ड जिसमें कि एसिड होता है या कोई भी सोर्स सब्सटेंस को कॉपर और ब्रास के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। वो रिएक्ट करेंगे और हार्मफुल सब्सटेंस बना लेंगे जिसकी वजह से हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर। द एसिड प्रेजेंट इन कर्ड एंड सोर सब्सटेंस रिएक्ट विद मेटल सर्फेसेस of brass and copper vessels to produce toxic compounds which are not good for human health. This was also one easy one. Now देखते हैं कि अब सेकंड क्वेश्चन क्या लेके आ रहा है हमारे पास। Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? ये क्वेश्चन आप देखिए मत, सोल्यूशन मत देखिए। मैं इसलिए डायरेक्ट एक स्लाइड में क्वेश्चन और आंसर दोनों चीजें साथ साथ नहीं लिखता हूँ, ठीक है। आपको अगर साथ साथ लिख लूंगा बच्चे पढ़ने लगेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद आप सोचिए कि भाई क्या आंसर हो सकता है। वीडियो को पॉज कीजिए और 1 मिनट सोचिए इसका क्या जवाब हो सकता है, ठीक है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। सीधी सी बात है, पूछ रहा है कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है। हमें पता है जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। और इस गैस का हम एग्जाम्पल बताना है तो आप एक रिएक्शन लिख दो कि Zn+H2SO4 या कोई भी रिएक्शन किसी भी मेटल की किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन लिख दो। और इस गैस की प्रेजेंस को हम कैसे टेस्ट करेंगे तो ये भी मैंने पिछले जो थ्योरी वाला वीडियो है उसमें अच्छे से समझाया हुआ है कि आपको क्या करना है। बर्निंग कैंडल लेके आनी है, गैस को सोप बबल से पास कराना है और कैंडल पॉप साउंड के साथ जलेगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। एग्जांपल अगर बोले तो ये एग्जांपल रिएक्शन लिख देनी है। और जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं सोप सोल्यूशन में। उस गैस को पास कराएंगे, एक कैंडल लेके आएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ जलेगी और सोप सॉल्यूशन बस्ट हो जाएगा, ठीक है। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस इज लाइक झाग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। अब आपको यहां से समझना है, गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। अब क्लास 4, 5 या मैं बोलूं 6 में हमने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कैंडल को बुझा देती है, ठीक है। तो गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि जो गैस है जो इवॉल्व हो रही है जब मेटल कंपाउंड ए जो है एक कोई मेटल कंपाउंड है जिसके बारे में हमें पता करना है, ये रिएक्ट कर रहा है HCl से, ठीक, या HCl से रिएक्ट कर रहा है और हमें बताना है कि वो क्या बन रहा है, ठीक। द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। तो हमें इतना तो पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, ठीक। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, और एक कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है वो कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 है, ठीक। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी पिछले वाले वीडियो में कि मेटल कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स जब रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ में तो क्या बनाते हैं, CO2 प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, ये बनाते हैं वो, ठीक। तो CO2 है, कैल्शियम क्लोराइड नाम का एक सॉल्ट भी है। हमें बस ये बताना है कि ये मेटल कार्बोनेट है कौन सा या बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक, तो ये जो मेटल कार्बोनेट है ये क्या हो सकता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा क्योंकि कैल्शियम से रिलेटेड कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है। तो इस मेटल कंपाउंड के बारे में हमें पता करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अब देखो ये पूरा प्रॉपर सोल्यूशन है इसका। वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सटिंग्विशेस फायर, carbonate and bicarbonate when react with dilute hydrochloric acid produce carbon dioxide, so metal compound A must be calcium carbonate, ठीक है। ये रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये भी आपको बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। जो बेसिक्स हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे कि भाई मेटल कार्बोनेट फलाना ये रिएक्शन क्या बनाएगा। आपसे पूछा जाएगा लॉजिकल क्वेश्चन, आपको अपना दिमाग लगाना होगा और आप दिमाग तभी लगा पाओगे जब आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे
इन क्वेश्चंस को आप रट नहीं सकते हो। पेज नंबर 25 in text questions. Why do HCl HNO3 show acidic characters in aqueous solution while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? ठीक है, बोल रहा है कि HCl और HNO3 एसिडिक कैरेक्टर एक्वस सॉल्यूशन में क्यों दिखाते हैं जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं दिखाते हैं। तो भाई HCl और HNO3 इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनके पास H+ आयंस हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। H+ आयंस होने की वजह से एक्वस सॉल्यूशन में ये एसिडिक होते हैं, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन तो होता है बट वो ब्रेक नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन में, इस वजह से वो H+ आयंस नहीं दे पाते। और एसिड तभी होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के सेक्शन में कि भाई एसिड कोई तभी है जब H+ आयंस है। शरबत मीठा तभी बनेगा जब उसमें चीनी पड़ी होगी, जब उसमें शुगर पड़ी होगी, ठीक है ना। ये बात समझ में आती है कि शुगर होगी तभी मिठास आएगी, आपको बात समझ में आ रही। तो H+ आयंस होंगे तभी एसिडिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन अगर आप देख पा रहे हैं तो एसिड्स लाइक, ये मैं प्रॉपर फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में हूबहू आप लिख सकते हैं, ठीक है। एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर आयनाइज्ड कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन प्लस आयंस। ड्यू टू दिस रीजंस दीज एसिड्स शो एसिडिक कैरेक्टर, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल आयनाइज नहीं होते हैं, इस वजह से वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। आई होप दिस हेल्प्स। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Aqueous solution acid का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चार्जेस का मोशन चाहिए। तो aqueous solution जब होता है तो आयंस ब्रेक हो जाते हैं, जैसे HCl है तो HCl अगर है तो HCl टूट जाएगा H+ और Cl- में, ठीक। तो ये मोशन करेंगे, अब इनके मोशन करने की वजह से, चार्जेस के मोशन करने की वजह से करंट फ्लो होगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। इन एक्वस सॉल्यूशन एसिड जो होते हैं कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, तो कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। Why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? ठीक है, HCl की अगर हम गैस लेंगे तो लिटमस पेपर का कलर कौन चेंज करेगा? लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा एसिड या फिर बेस। HCl की बात हो रही है, इट मींस वो एसिड है, ठीक है। अगर HCl की गैस है, लिक्विड नहीं, एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, वो ड्राई है, अगर वो ड्राई है तो क्या वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर पाएगा? एसिडिक बिहेवियर किसकी वजह से आता है? एसिडिक बिहेवियर आता है बेटा H+ आयंस की वजह से। H+ आयंस कब मिलते हैं? H+ आयंस तब मिलते हैं जब एक्वस सॉल्यूशन होता है, पानी का सॉल्यूशन होता है। तो अगर गैस ड्राई है तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। ड्राई लिटमस पेपर भी लिखा है इन्होंने, क्योंकि अगर लिटमस पेपर को हम मॉइस्ट कर दें तो गैस लिटमस पेपर से टकराएगी और वहां पे अपने H+ आयंस रिलीज कर देगी, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बना लेगी। बट ड्राई लिटमस पेपर और ड्राई HCl गैस अगर दोनों होंगे, एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो H+ आयंस रिलीज नहीं होंगे, H+ आयंस रिलीज नहीं होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर नहीं होगा। In this aqueous solution, so dry HCl gas do not ionize to form hydrogen ions, hence it does not change the color of dry litmus paper and does not show acidic behavior. It's a very simple chapter. While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? अब आप समझने की कोशिश कीजिए, बोल रहा है कि while diluting an acid, जब हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो ऐसा बोला जाता है कि एसिड को पानी में डालें, ना कि पानी को एसिड में डालें। ये चीज मैंने पिछले वीडियो में भी कवर की थी। ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम एसिड में पानी डालेंगे तो ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं, बहुत सारी हीट रिलीज होती है, ठीक है। इसी हीट रिलीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड डालते हैं विद कंटिन्यू स्टिरिंग। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको प्रॉपर्ली लिख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद। ये मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड? अगर हाइड्रोनियम आयंस बोलें या फिर हम H+ आयंस बोलें, ठीक है, एक ही बात है। अगर हम हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन की बात करें एसिड में, तो जब उसको एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं, एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन पे क्या असर पड़ता है? अब यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब समझ लो। मान लो ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें 1 लीटर क्या है? HCl है,
कंसंट्रेटेड वाला, ठीक। और इस टाइम पे एक्वा सोल्यूशन है ये, इस टाइम पे इसमें 1000 H प्लस आयंस हैं, ठीक है। बट अगर मैंने इसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 1 लीटर वाटर, तो ये टोटल सोल्यूशन कितना हो गया, 2 लीटर का सोल्यूशन हो गया, ये 2 लीटर का सोल्यूशन हो गया। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है कि कितना कंटेंट है पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले 1 लीटर में 1000 आयंस थे H प्लस के, अब 2 लीटर में 1000 आयंस हो गए। इट मींस कि अगर हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो कंसंट्रेशन जो है H3O प्लस आयंस की या H प्लस आयंस की, वो क्या होती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है, उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। On dilution, the number of hydronium ions per volume decreases and concentration decreases. इस वजह से concentration कम हो जाती है। How is the concentration of hydroxide ions affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? पिछले क्वेश्चन का ठीक उल्टा बोल रहा है कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस होता है, उसमें अगर हम एक्सेस बेस और ज्यादा बेस डाल दें, और ज्यादा बेस डालेंगे तो क्या होगा, OH माइनस आयंस और ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस केस में कंसंट्रेशन पे क्या असर पड़ेगा, तो सीधी सी बात है OH माइनस ज्यादा आएगा, तो OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस विल इंक्रीज। अब इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 28 देख लेते हैं। We have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which is basic? ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है दो सोल्यूशन है A और B। pH ऑफ सोल्यूशन A, एक सोल्यूशन का pH है 6, एक का pH है 6। आपको पता है 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिड होता है और 7 से ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। एक का pH है 6, ए का है 6 और बी का है 8। बोल रहा है विच हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो हाइड्रोजन आयंस किसके पास ज्यादा होते हैं, एसिड के पास ज्यादा होते हैं। तो ए के पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और ये एसिडिक होगा, ठीक है। और इसके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी और ये बेसिक होगा, क्योंकि इसका pH 7 से ज्यादा है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द pH वैल्यू less than 7 indicates an acidic solution and greater than 7 indicates a basic solution. So solution A has more hydrogen ion concentration, therefore solution A is acidic and solution B is basic. What effects does the concentration of H plus ions have on the nature of solution? अगर कोई भी solution है और उसमें H plus ions हैं तो उस solution पे क्या असर डालेगा, सीधी सी बात है, अगर H प्लस आयंस हैं तो अगर H प्लस आयंस ज्यादा होंगे तो वो एसिडिक हो जाएगा, H प्लस आयंस कम होंगे तो उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी कोई भी सोल्यूशन की। ये चीज लिखी हुई कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक कैरेक्टर की। भाई जितनी ज्यादा शुगर उतनी ज्यादा मिठास, जितनी ज्यादा H प्लस आयंस उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। मींस कि H प्लस आयंस ज्यादा होने से एसिडिटी बढ़ जाएगी। Do basic solutions also have, this is very important question, also have H plus ions? क्या बेसिक सोल्यूशन के पास भी H plus ions होते हैं? हाँ होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है। तो if yes then why are these basic? तो फिर उनको बेसिक क्यों कहा जाता है, उनको बेसिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास OH माइनस इतने ज्यादा होते हैं कि H प्लस को कॉम्पनसेट कर देते हैं वो, ठीक है। बेसिक सोल्यूशन में भी होते हैं बट दीज आर वेरी लेस इन नंबर्स। OH minus ज्यादा है। Under what soil conditions do you think a farmer would treat the soil of his fields with quicklime or slakelime or chalk या कैल्शियम कार्बोनेट? बोल रहा है कि सॉइल की कैसी कंडीशन रही होगी जो फार्मर अपनी फील्ड्स में ये सब चीजें डाल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे क्या है, ये सब बेसिस हैं। ऑब्वियस सी बात है जो उसकी सॉइल रही होगी वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक रही होगी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो बेसिस ऐड कर रहा है, ठीक है। ये सब बेसिस हैं, इट मींस कि सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है। पीएच को मेंटेन किया जा सकता है 7 के आसपास न्यूट्रल बनाने के लिए। इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 33 पे आ जाते हैं अब हम। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaCl2? आपको पता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको कि हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। Name the substance which on treatment with chlorine yields bleaching powder.
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन भी है। इसका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, इसको कि हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 gives CaCl2 plus H2O. Name the sodium compound which is used for softening hard water. सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर के लिए सोडियम कार्बोनेट, जिसका कि नाम वॉशिंग सोडा होता है, Na2CO3 इसका फॉर्मूला है। ये सब यूजेस में मैंने लिखवाया हुआ है। What will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, NaHCO3 को हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने लिखवाई हुई है। 2NaHCO3 gives Na2CO3 प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, ये सब पिछले वाले वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन चल रहा है। और कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4.12H2O को जब हम 1.5 वाटर के साथ जोड़ते हैं तो वो CaSO4.2H2O बना लेता है। ठीक है, ये होता है जिप्सम, ये होता है POP। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 34 एंड 35 पे गिवन है ये एक्सरसाइजेस। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। मैंने आपको तरीका बताया था। रेड लिटमस ब्लू, बाद में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, बाद में ई आ रहा है। बेस में क्या आता है? बाद में ई आता है। इट मीन्स कि ये सोल्यूशन कैसा है? बेस है। इट्स pH इज लाइकली टू बी, क्या होगा? pH, बेस का pH 7 से ज्यादा होता है। इट मीन्स आंसर विल बी डी, इट इज 10। A solution reacts with crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains, अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। बोल रहा है solution reacts with crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky. egg shells में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और बोल रहा है गैस, अगर ये नहीं भी पता था तब भी काम बन जाता। बोल रहा है गैस रिलीज हो रही है, that turns lime water milky. लाइम वाटर मिल्की कौन करता है? लाइम वाटर को मिल्की करती है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव अ गैस। ठीक है, सोल्यूशन हमें बताना है कि कौन सा सोल्यूशन है, इसके बारे में हमें बताना है। ये एक्सेल से रिएक्ट कर रहा है, जो कि एक्सेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और दे रहा है एक ऐसी गैस जो कि लाइम वाटर को मिल्की करती है। तो हमें पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होती है? जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से रिलीज करता है। तो यहाँ पे एसिड कौन सा है? यहाँ पे एसिड है HCl। ठीक है, एसिड होगा यहाँ पे HCl, इसका आंसर होगा बी पार्ट। ठीक है, ये रिएक्शन भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। आई होप दिस हेल्प्स। 10 ml ऑफ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaH इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ अ गिवन सोल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, NaOH और जब HCl एसिड प्लस बेस आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। ठीक है, ना वो एसिड रह जाता ना वो बेस रह जाता। तो 10 ml का सोल्यूशन है NaOH का, 10 ml ले लिया भाई। 8 ml HCl लगता है इसको न्यूट्रलाइज करने में। अब बोल रहे हैं अगर 20 ml ले लें तो ये कितना लगेगा? अरे भाई जब 10 ml में 8 ml HCl लग रहा था तो 20 ml में कितना लग जाएगा? 16 ml। 10 में 8 तो 20 में 16, इट्स डबल। आंसर विल बी डी। Which of the following types of medicine is used for treating indigestion? Indigestion के टाइम पे एसिडिटी बढ़ जाती है तो हमें एंटासिड लेना पड़ता है। Write word equation and then balanced equations for the reaction taking place. This is important. You have to be very much particular about this question. ठीक है, dilute sulfuric acid reacts with zinc granules. First part is dilute sulfuric acid. H2SO4 लिया, is reacting with zinc granules, is giving what? What it will give? It will give this reaction metal plus acid with ZnSO4 plus hydrogen. I hope this is clear. ठीक है, तो ये अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बी पार्ट पे आ जाते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बनाएगा बेटा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? ये रिएक्शन हो रही है मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अभी ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे बेटा 2HCl। तो 2HCl करने से क्या होगा, हाइड्रोजन 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए। अब ये रिएक्शन बैलेंस। दिस इज द सॉल्यूशन, देख सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। बोल रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है यहाँ पे। तो H2SO4 रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम से, तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अभी ये रिएक्शन बैलेंस्ड आउट नहीं है। देखिए Al कितने हैं 2, SO4 कितने हैं 3, तो यहाँ पे हम 3SO4 कर देंगे, आगे 3 लगा देंगे। तो ऐसा करने से हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए बेटा 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए 3H2SO4 प्लस Al गिव्स Al2SO4 होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे हो गए 6, तो हम लिखेंगे 3H2। ठीक है, और एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम को बैलेंस कर देंगे 2Al प्लस 3H2SO4 गिव्स Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 3 हाइड्रोजन। बैलेंसिंग के बेसिक्स मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखा दिए थे कि पहले हमें सबसे बड़ी चीज को बैलेंस आउट करना है। ठीक है, एक रूल भी बताया था 3-6 रूल और 2-4 रूल भी आपको सिखा दिया था। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग, आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन की वैलेंसी कितनी 3, तो यहाँ पे मिलेगा FeCl3 और हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस करना है। ठीक, तो यहाँ पे Cl कितने हैं, यहाँ पे Cl है 3। सबसे पहले Cl को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे Cl कितने हैं बेटा, यहाँ पे Cl है 1, तो सबसे पहले हम Cl को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये हो गया 3HCl। ठीक, ऐसा करने से हाइड्रोजन कितने हो गए 3 हो गए। ठीक, बट अभी Cl बैलेंस हो गया है, अभी Cl बैलेंस आउट हो चुका है, लेकिन ऐसा करने से क्या चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं, देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो गए हैं और यहाँ पे 2 हैं, तो एक काम हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक, तो या तो दोनों को 4-4 बना लो या तो दोनों को 6-6 बना लो। ठीक, तो 4-4 तो बनने से रहा। ठीक है, 4 नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे Cl भी 3 है, तो हम क्या करेंगे कि इसको ये 3 यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे एक 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पार्ट में 3HCl में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6HCl और ये हो गया FeCl3 प्लस, अब यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिए हाइड्रोजन 6 हो गए दोनों तरफ, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। बट ऐसा करने से Cl 6 हो गए, जिसको कि हमने पहले बैलेंस किया था, अब वो इम्बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक आगे 2 लगा देंगे। तो देखिए ऐसा करने से Cl फिर से 6 हो गए, बट ऐसा करने से Fe यहाँ पे 2 हो गए, एक 2 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग भी। 2Fe plus 6HCl gives 2FeCl3 plus 3H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि अल्कोहल और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है बट एसिड नहीं होते। वो क्यों एसिड नहीं होते, क्योंकि वो H+ आयंस नहीं देते हैं। एसिड कौन होगा, जो H+ आयन देगा। तो एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या है वो देख लेते हैं हम। सॉल्यूशंस ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज लेंगे हम। ठीक है, एक फिगर भी दिखाता हूं मैं आपको। सॉल्यूशंस ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज लिए। ठीक है, 2 नेल्स लगा दी, ये यहाँ पे नीचे लगी हुई नेल्स, और एक कॉक लगा दी इसको सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, बीकर ले लिया, सोल्यूशन लिया है हमने बीकर में। ठीक है, अब क्या किया, बैटरी लगाई। हमें देखना है कि भाई करंट कंडक्ट कर रहे हैं कि नहीं कंडक्ट।
तो एक बैटरी लगा दी, एक बल्ब लगा दिया, अगर बल्ब जलेगा तो करंट कंडक्ट करेगा। अब अल्कोहल डाला और करंट स्विच ऑन किया तो करंट कंडक्ट नहीं हुआ, बल्ब नहीं जला। उसके बाद क्या किया कि फिर से एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और ग्लूकोज जला, इस बार भी बल्ब नहीं जला। इससे हमें क्या पता चला कि H+ आयंस है ही नहीं और करंट कंडक्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल ब्रेक डाउन नहीं होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जनरली। Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो करेगा जो अपने आयंस में ब्रेक डाउन करेगा। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें कोई भी आयंस नहीं होते, वो एकदम प्योर होता है। जबकि रेन वाटर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से पास होके आता है तो उसमें कुछ आयंस होते हैं, ठीक है। जब वो आयंस ब्रेक डाउन होते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन अगर हम प्रॉपर फॉर्म में देखें तो बोलेगा कि डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड। आयंस नहीं होते, कोई एसिड बेसिस सॉल्ट्स नहीं होते। जबकि जो रेन वाटर होता है जब वो ऊपर से नीचे गिरता है तो एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता है, ठीक है, और कार्बोनिक एसिड बना लेता है। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये जब एक्वा सॉल्यूशन में ब्रेक करता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। इस वजह से हम बोलेंगे कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता। Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? ये क्वेश्चन कितनी बार हो गया आप सोच के देखो, ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था 4-5 बार बोलेगा। एसिड्स अपना एसिडिक बिहेवियर वाटर की एब्सेंस में इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि वाटर की एब्सेंस में उनके H+ आयंस जो होते हैं वो नहीं टूटते। जब तक H+ आयंस नहीं टूटेंगे तब तक एसिडिक बिहेवियर नहीं आएगा। Due to the presence of hydrogen ions, the acid produces hydrogen ions only in the presence of water. So in the absence of water, an acid will not form hydrogen ions and hence will not show its acidic behavior. 5 solutions हैं यहाँ पे, 5 solutions given है A, B, C, D and E। देख लेते हैं ये क्वेश्चन को, A, B, C, D and E, ठीक है। pH है इनका, A का 4 है, B का 1 है, C का 11 है, D का 7 है और E का 9 है। Which solution is neutral? पूछ रहे कौन सा न्यूट्रल है। ऑब्वियस सी बात है D is neutral। तो A के आगे हम क्या लिखेंगे? D। न्यूट्रल कौन सा है? D वाला। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, एल्कलाइन बोले तो बेसिक। एल्कलीज कौन से होते हैं? जो कि वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, वो एल्कलीज होते हैं। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मींस स्ट्रॉन्गली बेसिक कौन सा है? जिसका पीएच सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो सी का पीएच है 11, तो बी के आगे लिखेंगे हम कैपिटल सी। स्ट्रॉन्गली एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसका पीएच सबसे कम होगा, तो इसके आगे हम लिखेंगे बी जिसका पीएच है 1। वीकली एसिडिक, कम एसिडिक कौन है? कम एसिडिक होगा 4, इसका की वैल्यू होगा ए। और वीकली एल्कलाइन कौन होगा? 9 जिसका की वैल्यू है ई, कैपिटल ई, ठीक है। ए डी बी सी, सी बी डी ए एंड ई कैपिटल ई, ठीक है। इसको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बोल रहा था कि अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसमें होगी? जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसमें होगी सबसे ज्यादा? जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, ठीक है। तो सबसे कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसमें होगी? जो सबसे ज्यादा एल्कलाइन होगा, फिर इसमें सबसे ज्यादा, फिर इसमें और फिर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन किसमें होंगे? 1। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। इक्वल लेंथ्स के मैग्नीशियम रिबन लिए गए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए व्हाइल एसिटिक एसिड ऐड किया गया टेस्ट ट्यूब बी में। विल द फिजिंग अकर मोर विग्रसली एंड व्हाई? फिजिंग मींस इट्स अ साउंड जो कि बता रहा है कि कोई गैस रिलीज हो रही है। जब आप कोक की बोतल खोलते हो तो फिज आवाज आती है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन लिए गए, ठीक है। मैग्नीशियम इट्स लाइक अ मेटल रिएक्टिंग एज अ मेटल। एक टेस्ट ट्यूब में ए में भी मैग्नीशियम रिबन है और बी में भी।
एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया और बी वाले में एसिटिक एसिड डाला गया। पूछ रहे हैं किसमें फिजिंग ज्यादा, गैस किसमें ज्यादा तेजी से निकलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले में ज्यादा तेजी से निकलेगी, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करेगा। ठीक है, फिजिंग इज ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड, क्योंकि हमें पता है मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देते हैं। फिजिंग विल अकर इन टेस्ट ट्यूब ए, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जबकि एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है। ठीक है, इसमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस होते हैं और उसमें लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस होते हैं। फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6। ठीक है, फ्रेश मिल्क का पीएच 6 होता है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। अगर वो दही बनता है तो उसका पीएच क्या होगा, उसका पीएच और कम हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि दही में एक लैक्टिक एसिड नाम का सब्सटेंस होता है। pH of milk will be less than 6 as it turns into curd due to the formation of lactic acid. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Baking soda क्या है? Baking soda एक base है, ठीक है। Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? वो अपने मिल्क का pH जो है वो अल्कलाइन की तरफ क्यों ले जाता है, pH को क्यों बढ़ा रहा है, बेकिंग सोडा ऐड क्यों कर रहा है? बेकिंग सोडा इसलिए ऐड कर रहा है जिससे कि मिल्क जल्दी से एसिडिक ना हो। ठीक है, मिल्क एसिडिक ना हो, इस वजह से वो बेकिंग सोडा ऐड कर रहा है। एसिडिक हो जाएगा तो मिल्क खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मिल्क, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। इस मिल्क का जिसमें कि बेकिंग सोडा मिल गया है, अगर उसका हमें दही बनाना है तो उसमें टाइम ज्यादा क्यों लगेगा? उसमें टाइम ज्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि उसमें एक बेस मिला हुआ है, तो पहले बेस को न्यूट्रल होने में टाइम लगेगा, फिर वो एसिडिक में कन्वर्ट होगा, इस वजह से उसको ज्यादा टाइम लगेगा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मिल्क को अल्कलाइन इसलिए बनाया गया जिससे कि वो जल्दी से खट्टा ना हो जाए, और अल्कलाइन मिल्क इसलिए ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि लैक्टिक एसिड को पहले न्यूट्रलाइज होना पड़ेगा, उसके बाद अल्कली से वो पहले न्यूट्रलाइज होगा और फिर वो जाके एसिड बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ। सीधी सी बात है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वो वाटर से रिएक्ट कर लेता है और वाटर से रिएक्ट करके जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर बेकार हो जाएगा अगर वो वाटर से रिएक्शन कर गया। ठीक है, मॉइस्चर कैन कॉज स्लो सेटिंग, वो सेट हो जाएगा मींस हार्ड हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता है, सॉल्ट प्लस एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल्स, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं लिखे हैं, इसके ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसको कर लेना, लाइक HCl प्लस NaOH और इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड और बेस की रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करने के लिए। बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है ये। गिव टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के हमें 2 यूज देने, ये सारे थ्योरी पोर्शन मैंने लिखा हुआ है। वॉशिंग सोडा ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज होता है। बेकिंग सोडा एंटासिड में यूज होता है और बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, और भी कई सारे इसके यूजेस हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पूरा कोर्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ इसी फॉर्म में,